हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत हम लोग लास्ट वीडियो हमने देखा था योजना का क्लास 1 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्लास 2। तो देखिए, इसमें पूरा डिटेल्स मैं दूंगा, ऐसे स्कीम्स, ऐसे योजना जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, वीडियो लाने में मुझे इतना लेट क्यों लगता है, क्योंकि अगर आप खुद से योजना का लिस्ट निकालने जाओ तो लगभग 150 से 200 योजना है। उतना तो आपसे याद भी नहीं होगा, ना ही एग्जाम पूछेगा। तो मैं उसमें से फिल्टर करता हूँ, वो सारे डाउनलोड करके रखे हैं मैंने लिस्ट, और उसमें से फिल्टर करता हूँ कि किसकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, एग्जाम का पैटर्न भी लोगों को देखना पड़ता है कि किस डिपार्टमेंट का एग्जाम है। तो ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड है, किसी खास एक पोस्ट के लिए नहीं। सभी पोस्ट में पूछा जाना है, चाहे करंट अफेयर में हो या फिर उसके सब्जेक्ट नॉलेज से। स्कीम से क्वेश्चंस रहेंगे ही, पूरा कंसेप्ट देखेंगे और लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीएसएस। तो देखिए, हमने स्कीम्स का वर्गीकरण देखा था, इनको किस आधार पे बांटा जाता है। सबसे पहले इसको किस आधार पे बांटा जाता है, तो प्रशासनिक आधार पे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इसका वित्त पोषण करती है, या फिर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती है, या फिर पूरी राज्य सरकार करती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती है, इसका वित्त पोषण यानी कि जो भी इसमें फंड्स होते हैं, जो भी इसका प्रोजेक्ट होता है, उसमें पूरा का पूरा फंड्स जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करती है। और इसका सीधा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्रियान्वयन, वह सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आपका पीएम किसान योजना हो गया, पीएम मुद्रा योजना। तो इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे नेशनल रूर्बन मिशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में एनआरयूएम बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, इसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। देखिए, किसी भी स्कीम्स को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसका नाम तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, या उससे रिलेटेड क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ये कब लॉन्च किया गया था, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कौन सा इसका टारगेट सेक्टर है, मतलब किस सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है, और इसको लेने के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, और सबसे जरूरी चीज कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। एक एक करके इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह स्कीम, या किस मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। टारगेट सेक्टर देखते हैं। तो देखिए, टारगेट सेक्टर कैसे इसमें देखा गया है, गांव के समूह को, किसी खास वर्ग को नहीं चुना गया है, जैसे गरीब हो गया, ग्रामीण गरीब या शहरी गरीब। इसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस, क्लस्टर कहने का मतलब कि कई सारे गांव को मिला के, दो या दो से ज्यादा गांव को मिला के एक क्लस्टर का निर्माण करती है। जैसे कि इसमें हो सकता है 2 गांव भी हो, या फिर आपका 5 गांव हो। तो इसको मिला के, या ब्लॉक लेवल पे क्लस्टर होता है, और जो जीविका में पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, इनके अंतर्गत ही क्लस्टर आता है, क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ही डायरेक्ट क्लस्टर के पूरे क्लस्टर को वो मैनेज करते हैं, एसएसजी के पूरे ग्रुप को वो मैनेज करते हैं। तो यह क्लस्टर 2 लेवल पे चुना गया है, एक मैदानी क्षेत्र के लिए और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र के लिए। इसमें क्या देखा गया है, जनसंख्या उस लेवल पे चुना जाता है। तो ऐसी गांव जहां पे आबादी 25,000 से 50,000 है मैदानी क्षेत्र के लिए, और पहाड़ी या फिर जनजातीय क्षेत्र के लिए जो आबादी होनी चाहिए उसमें 5,000 से 15,000। ये चुनता कौन है क्लस्टर, ये तो क्लस्टर पहले डिसाइड हो गया, उसके बाद इसको चुनता कौन है, तो राज्य सरकार। जिस भी राज्य सरकार में ये लागू हो रही है वही क्लस्टर चुनकर केंद्र को भेजती है, तब वो स्कीम का फंड उसके अकॉर्डिंग आता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं, जैसे शहर में जैसे सड़क होते हैं, वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज होती है शहर में, उस तरीके का फैसिलिटी इस क्लस्टर्स को प्रोवाइड करना। स्वच्छता, कौशल यानी कि स्किल, और आईटी। स्किल कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए, हमें वेरियस ट्रेड में हमें स्किल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, तब वो हमें स्किल मिल जाएगा। लेकिन गांव में ये सब कोई नहीं जानता है, और ना ही इसको सीखने के लिए कोई इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उस तरीके का स्किल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग जो हो गया, जिसमें लोगो बनाया जाता है, वह भी एक बहुत बड़ा स्किल है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो ये सब तरीके के जो फैसिलिटीज होते हैं उस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चलिए दूसरा स्कीम हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लोगो लगा रखा है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। अब चलिए दूसरा स्कीम हम लोग देखते हैं, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में इसे ये बोला जाता है, और हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 2008 में। देखिए, यहाँ 2 पॉइंट है, 2008 में ये लॉन्च किया गया था, लेकिन ये 2016 से सेंट्रल सेक्टर, यानी 2016 से इसका वित्त पोषण जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है।
2008 से 2016 तक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब सेंट्रल 60% देती थी और जिस स्टेट में लागू होता था उसको, उस स्टेट को उसका 40% देना पड़ता था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसका टारगेट सेक्टर, किस सेक्टर को यह टारगेट किया जा रहा है। तो ग्रामीण जमीन और किसान, किसान को नहीं टारगेट किया जा रहा है बल्कि किसानी जमीन को। देखिए, ग्रामीण जमीन कहने का मतलब जो गांव में जमीन है, हर गांव की जमीन किसानी के लिए नहीं होती, कुछ आवासीय जमीन भी होती है, आगे उसे हम लोग समझेंगे। इसके लिए एलिजिबल कौन लोग हैं? तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी खास राज्य के लिए है, ये केंद्र शासित प्रदेश के जो गांव होते हैं उसमें भी ये चीज स्कीम लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स, रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर लैंड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में मैं समझा देता हूँ। देखिए, लैंड रिकॉर्ड्स जो है, अभी जैसे अगर आप बिहार में रह रहे हैं, आपको अगर अपने जमीन के बारे में देखना है तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जाइएगा इसके ऑफिस में, लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिस में। आप बोलिएगा कि हाँ, वो पूछेगा खाता खेसरा नंबर कितना है, खतिहान बेसिकली उसको बोलते हैं। उसमें देखा जाता है, पुराना रजिस्टर होता है, उसमें देखते हैं कि हाँ वो किस किस नाम पे रजिस्ट्री था उनका, किसके किसके नाम पे था। वही सब रिकॉर्ड्स को जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, उसी को बोला जाता है डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज। अब हमें क्या है, वहाँ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, बस हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करिए लैंड रिकॉर्ड्स के, बिहार लैंड रिकॉर्ड्स के, वहां पे खाता खेसरा नंबर डालिए। अब खाता खेसरा नंबर को भी इंग्लिश में खाता खेसरा ही लिखा रहता है। मैं यहाँ ऑफिशियल इसके वेबसाइट में मैं जाके देख चुका हूँ। प्लॉट नंबर होता है, बहुत सारे तरीके के डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं, तब जाके आपका डिटेल्स वहाँ पे शो कर देगा, वो डिजिटाइज हो चुका है। तो डिजिटाइज भी जो हो रहा है वो कई फेजेस में, जब आप जाइएगा तो वहाँ देगा कि इतना से इतना वर्ष, बेसिकली 3 फेज वहाँ शो करेगा। तो 3 फेज में आपको ईयर दे देगा कि ये फेज का कंप्लीट हो गया है, ये फेज अभी वर्किंग में है, और ये फेज तो खैर वो डिजिटाइज था ही, तो ये आपको दिखा देगा, ये दिखा देगा। लेकिन हो सकता है ये अभी पता नहीं, इधर मैं नहीं विजिट किया हूँ उस वेबसाइट को, उस पोर्टल को, हो सकता है ये भी कंप्लीट हो गया होगा, पूरा फेज कंप्लीट हो गया होगा। तो ये बेसिकली यही काम करता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को, खतिहान को, जो मैनुअल रजिस्टर है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? तो ये क्या है, विवाद को कम करेगा। विवाद अब कैसे कम होता है? जैसे किसी जमीन को लेके आप कहीं जमीन खरीदते हैं, बगल में भी एक खाली जमीन है, वो 2 अलग अलग लोगों के हैं। आप जमीन जब बनाने जाते हैं, उसमें जब आप वो पिलर वगैरह जब लगाने जाते हैं तो उस समय बहुत विवाद उत्पन्न होता है, एक छोटा सा सेंटीमीटर के लिए कि इंच के लिए। जब आपके पास डिजिटल, उस समय आपके पास क्या है कि आप जमीन लाने जाइएगा खतिहान, उसमें समय लगेगा, आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइएगा, ये सब करवा के हो सकता है 4 से 5 दिन लगे या 2 से 3 दिन लगे। तो उस 2-3 दिन जो गैप होता है उसमें डिस्प्यूट बढ़ते जाता है। अगर ये डिजिटाइज हो गया है तो आप तुरंत पोर्टल पे लॉगिन करिएगा और तुरंत उस चीज़ को निकाल के दे दीजिएगा कि हाँ भैया मेरे पास प्रूफ है। तो उस स्थिति में जो विवाद है वह कम होती है, और ये भी सुनिश्चित करती है कि वो जमीन जो है, इतना एरिया डिफाइंड है बिहार सरकार के नक्शा में, तो इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता, या फिर कोई आपके ज़मीन में एंटर नहीं कर सकता। आप गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। देखिए, हर जो स्कीम है उसका मैं यहाँ लोगो लगा रखा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो सके और मेमोराइज हो सके। तीसरा है, इस स्कीम से रिलेटेड 2-3 स्कीम और है, जो बाकी 2-3 स्कीम है ये इसी पे डिपेंडेंट है, इसी से शुरुआत हुई थी। तो ये स्कीम का नाम है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NSAP। हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये लॉन्च कब हुआ था? तो वर्ष 1995 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। और टारगेट सेक्टर कौन सा है? तो गरीब, वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्ति, जो लोग BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब BPL फैमिली क्या होता है? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समझाया है कि ये जो होता है आपका BPL फैमिली, उन्होंने ये बताया था कि ये कैलोरी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कोई भी इंसान है या कोई भी परिवार है वह BPL में आता है कि नहीं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी डिसाइड किया गया था 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी, अगर इससे कोई कम ले रहा है तब वह गरीब है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन अगर वही शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 2100 कैलोरी था। 2100 कैलोरी से अगर कम कोई खा रहा है शहरी क्षेत्र में, एक व्यक्ति एक दिन में, तब वह गरीब है। तो यह हो गया पॉवर्टी लाइन शहर के लिए, और यह हो गया ग्रामीण के लिए। तो इसके नीचे जो लोग हैं वह बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन व्यक्तियों के लिए ये जो प्रोग्राम है वह टारगेट किया गया था। अब इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? तो ओल्डरली पेंशन, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है,
और वो बीपीएल परिवार से बिलोंग करने चाहिए। दूसरा है विधवा पेंशन, उनका क्या क्राइटेरिया है, तो 40 से 89 वर्ष की बीपीएल विधवाएं। और तीसरा है आपका विकलांग यानी डिसेबल्ड पेंशन, तो इसमें 80% या अधिक डिसेबिलिटी जो होते हैं वैसे एज ग्रुप, कैसे एज ग्रुप वाले, तो 18 से 89 वर्ष के बीपीएल व्यक्ति। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य बेसिकली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि पेंशन जिसको हम बोलते हैं, किन लोगों को, तो पुअर एल्डरली यानी गरीब वृद्ध को, विधवाएं को और डिसेबल्ड पर्सन्स को जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इनका उद्देश्य जो है वह स्पष्ट हो गया, क्यों लॉन्च किया गया था, कब ये लॉन्च किया गया था, सब कुछ हमें जानने को मिला। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड 2-3 प्रोग्राम और हम लोग देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल लोगो है इस स्कीम का। अब इससे रिलेटेड जो है अगला स्कीम वो है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। देखिए कोई भी स्कीम होता है ना, जैसे आज हम लोग जो भी सुन रहे हैं, वर्ष 2025 में भी स्कीम लॉन्च हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि उसका आइडिया नया होता है, पुराने स्कीम में ही कुछ ना कुछ ऐड करके उसको चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव लाया जाता है। जैसे सबसे फेमस स्कीम मैं बताता हूँ मनरेगा, जिसको ऑफिशियली बोला जाता है एमजी नरेगा। तो ये एमजी नरेगा शुरुआत से नहीं था, सिर्फ नरेगा था यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। बाद में जाके ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बना। उसी तरीके से ये इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है। ये लॉन्च कब किया गया था, तो वर्ष 2009 में। एनएसएपी जो है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, वो वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। उसके देखिए कितने वर्ष बाद 2009 में यह स्कीम लॉन्च किया गया। यहाँ दिया भी गया है, यह एनएसएपी के अंतर्गत शुरू किया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, क्योंकि यह सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसका पूरी वित्त पोषण जो है वह केंद्र सरकार करती है। लाभार्थी कौन है, तो देखिए स्कीम से भी आपको पता चल रहा होगा, ऐसे डिसेबल्ड लोग जो कि 80% से ज्यादा मतलब वो डिसेबल्ड है और उनका एज ग्रुप ये है और वह बीपीएल फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। अब इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, तो गंभीर रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं यानी डिसेबल्ड पर्सन, उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी मासिक आर्थिक सहायता, जिसको हम लोग पेंशन बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देना, ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके। देखिए बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड होते हैं 80% गांव में, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीबी से ऐसे ही जूझ रहे हैं, भैया गरीबी है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो सरकार क्या है एक तरीके से योगदान कर रही है। ये एक सोशल वेलफेयर टाइप का स्कीम हो। इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं, तो जो मंथली पेंशन होता है 300 रुपया पर महीना दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट में इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकती है। अब इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर का न्यूज है, बिहार गवर्नमेंट ने, ये न्यूज देखिए आप 8 जुलाई 2025 का है, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पेंशन स्कीम था किन लोगों के लिए, तो बूढ़ों के लिए, डिसेबल्ड के लिए और विधवाएं के लिए, वह 1100 रुपया कर दिया गया। तो 1100 रुपया पूरी बिहार नहीं दे रही है, 400 रुपया तो आपका अब जाके 400 रुपया हो गया है, 400 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और उसके बाद ऊपर से बिहार गवर्नमेंट 700 रुपया दे रही है। तो बेसिकली देखिए इलेक्शंस के टाइम इस तरीके की नीति अपनाए जाते हैं ताकि वोट बैंक बटोरा जा सके। अगला है आपका स्कीम, इसी से रिलेटेड है, एनएसएपी से, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, मतलब कि ये विधवा पेंशन है। ये भी वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था एनएसएपी के अंतर्गत। रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय इसका कार्यभार संभालता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लाभार्थी यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी विधवाएं जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करती है और उनका एज ग्रुप है 40 से 79 ईयर्स। उद्देश्य क्या है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि पेंशन विधवाएं को जो गरीब परिवार से आती हैं और वो लोग मतलब एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और जो बेसिक नीड्स होते हैं यानी रोटी कपड़ा मकान वो अफोर्ड कर सके। कब मकान तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे 300 रुपया प्रति महीना में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ये पुराना डेटा है, ये 300 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें ऐड कर सकती है। बिहार सरकार ने जो अभी अपडेट किया है 8 जुलाई को, उसमें तीनों कैटेगरी के पेंशन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, वो 1100 रुपया कर दिया गया है। जैसे विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और विकलांग पेंशन, तीनों को 1100 रुपया प्रति महीना। अगला स्कीम देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी होता है सैगी। इसका लॉन्च डेट कब था, ये कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ष 2014 में। ये जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर ये लॉन्च किया गया था।
कौन सा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये क्या लक्षित मतलब टारगेट सेक्टर कौन सा है? तो गांव एमपी द्वारा अपनाए गए। देखिए एक कंडीशन होता है, एमपी जो है वो पूरे देश में या फिर जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है जरूरी नहीं है कि वहीं का वो गांव ले, कहीं का भी वो गांव एक गांव से गोद लेना होता है डेवलपमेंट के लिए, अपने पूरे टेन्योर में उसको डेवलपमेंट करना होता है। तो पहले ये था एक गांव, लेकिन धीरे धीरे ये डेटा बढ़ते गया, ये आगे मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अब गोद लेने का मतलब क्या होता है कि वह जो गांव है डायरेक्टली एमपी की जिम्मेदारी में होगा, उसका डेवलपमेंट जो है वह पूरी एमपी को जवाबदेही देना होगा उसके डेवलपमेंट पे। तो ये उद्देश्य बेसिकली इसका क्या था, अगर किसी एमपी को एक गांव दे दिया गया है तो जाहिर सा बात है उसका डेवलपमेंट जो है वह अच्छा ही होगा। उद्देश्य क्या है? डेवलप मॉडल विलेज विद बेटर हेल्थ, उसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सैनिटेशन, लाइवलीहुड और गवर्नेंस, यानी कि सुशासन वहाँ पे वो लोग अच्छा सुनिश्चित करेंगे। तो ये एमपी के अंतर्गत आता है। एक एमपी को गोद लेना होता है। क्राइटेरिया क्या था कि हाँ ये उनके रिलेटिव का गांव नहीं होना चाहिए, रिलेटिव का गांव है उसको छोड़ के बाकी कोई सा भी वो गांव सेलेक्ट कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। SAGY, देखिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ सिचुएशन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं बिहार में ही ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, तो उसके प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कोई गाँव वाँव ही था, उस पे लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म पे जो वो बेंच लगा होता है जिस पे लोग बैठते हैं पैसेंजर्स, उस बेंच के कॉर्नर में लिखा हुआ था SAGY। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म का जो डेवलपमेंट है वह किया गया है। तो इस तरीके के भी डेवलपमेंट कार्य होते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ये इसका लोगो है, आप देखिएगा कि कोई भी सभी अगर स्कूल खुल रहा है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तो ये लोगो जरूर वहाँ पे मेंशन होगा। जाहिर सा बात है एमपी करवा रहा है तो भैया एमपी अपना प्रचार तो करेगा ही कि देखिए मैंने एक गांव को गोद लिया और उसका डेवलपमेंट मैंने करवाया। अब अगला है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। इसको बोला जाता है पूरा, PURA। इसके आगे मैंने एक वर्ड लिखा है पायलट। आप लोग स्कीम्स भी पढ़ते होंगे तो बोला जाता होगा कि ये एक पायलट परियोजना है, पायलट प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट? देखिए इसका मतलब होता है, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली एक तरीके का ट्रायल होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है ना तो आप बड़े लेवल पे तुरंत नहीं उसको लॉन्च कर देते। जैसे एक दवा को ही लॉन्च करना है, कोविड की वैक्सीन ही लॉन्च की गई थी। कोविड की वैक्सीन तो खैर एक्सेप्शन है, कई सारे स्टेजेस होते हैं। यह जो इंसानों पे किया जाता है ट्रायल, वह इस स्टेज को इसने स्किप कर दिया था, डायरेक्ट मार्केट में ये लॉन्च कर दिया था। लेकिन प्रोजेक्ट हो गया या फिर वैक्सीनेशन हो गया या दवा हो गया, वह पहले छोटे लेवल पे टेस्ट किया जाता है। उसमें उससे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं वह पता चलती है, फिर उस पर काम करके बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हाँ छोटे लेवल पे ये सक्सेसफुल रहा, तब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, अब हम लोग पूरा एरिया को टारगेट कर सकते हैं जो हमारा उद्देश्य था। ये लॉन्च कब किया गया था? तो वर्ष 2004 में। और इसकी प्रेरणा किन्होंने दी थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका भी टारगेट सेक्टर, ये किस सेक्टर को टारगेट किया जाता था? तो चयनित ग्रामीण क्लस्टर, यानी कि गांव का एक क्लस्टर जो सिलेक्टेड होता है। कौन सेलेक्ट करते हैं इसको? तो राज्य सरकार उस क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज यूजिंग PPP मॉडल। तो PPP का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए ये एक तरीके का उद्देश्य है जिसके तहत सरकार ये सोची कि हर काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार हर काम कर रही है तो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मैनेजमेंट के लिए बेसिकली जाना जाता है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को भैया हम सरकारी काम देंगे, उसे रोड बनाने के लिए बोलेंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए बोलेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वह क्यों बनाएगी? जाहिर सा बात है, आप प्राइवेट सेक्टर बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। वह कोई भी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो उनका उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट कमाना। समाज को क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार लेकिन ये गाइडलाइन रखती है कि आपको समाज के लिए भी कुछ करना है, तो वो छोटे लेवल पे करते हैं। ये रोड बनाना बेसिकली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सरकार ने क्या किया कि भैया हमें लोगों को भी खुश करना है, उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, और बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं बड़े बड़े, उनको भी मुझे ये फायदा पहुंचाना है। तो उन्होंने ये एक मॉडल निकाला। इसमें कई सारे मॉडल है। देखिए ये हार्डकोर इकोनॉमिक्स का टर्म है, पूरा टर्म जानने की जरूरत नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ चूंकि ये स्कीम से रिलेटेड है।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि वो लोग प्राइवेट प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं सरकार कि आप क्या करिए, एक पीपीपी मॉडल के तहत सब कुछ हम लोग करके देंगे। उसमें भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को ज़मीन भी ये करना होता है, लेकिन ज़मीन का जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होते। क्योंकि सपोज करिए कि एक गांव से सड़क को निकालना है, हाईवे को, तो प्राइवेट प्लेयर वहां जाएंगे, यानी प्राइवेट कंपनीज वहां जाएगी, तो गांव के लोग जो है वो जल्दी प्राइवेट देखेंगे कि भैया प्राइवेट बिजनेस वाले यहाँ पे रोड बनाने जा रहे हैं तो हम लोग नहीं बना देंगे। लेकिन सरकार इन्वॉल्व होती है तब वो थोड़ा बहुत नखरा करते हैं, लेकिन उस पर कंपनसेशन देके सरकार उनको चुप कर देती है। तो सपोज करिए वही रोड बनाना है, तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, रोड वोड सब जमीन वगैरह सब तैयार करके दे दिया। नक्शा जो है, नक्शा जिम्मेदारी होती है प्राइवेट प्लेयर्स की। वो नक्शा बनवाते हैं, इंजीनियरिंग जो भी काम होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स देते हैं। और फंड्स जो होता है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सरकार डिसाइड करती है कि इतना परसेंटेज मैं दूंगा, या फिर पूरी मैं दूंगा, या 60-40 हम लोग ये करेंगे। अब प्राइवेट प्लेयर क्यों करेगा भैया, तो उसको उनको क्या प्रॉफिट होगा प्राइवेट कंपनीज को। तो सरकार वही उसी के अंतर्गत स्कीम लाती है, बोलती है कि आप रोड बना दो, फंड मेरा ही, आपका इंजीनियरिंग वगैरह लगा है, इसमें मैन पावर लगा है, जाहिर सी बात है पैसे आपके लगे, मेहनत लगे हैं, तो आपको प्रॉफिट चाहिए। तो आप क्या करिए, ये हाईवे आपने बनाया है, आप 5 साल तक इसका टोल कलेक्ट करिए। टोल आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग हाईवे पे चलते हैं तो जगह जगह पे टोल हमसे कलेक्ट किया जाता है। तो वो कलेक्शन 5 साल तक दे दिया गया प्राइवेट कंपनीज को। अब वो कर रही है 5 साल या फिर 10 साल, वो अपना इसको कलेक्ट कर रही है, वो उसका प्रॉफिट होता है। उनका जो लागत है वह भी निकल जाता है और प्रॉफिट भी उनको प्राप्त होता है। इस तरीके से सरकार ने क्या किया, आम जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और बिजनेस वाले लोगों के लिए उनको प्रॉफिट दे दिया एक बिजनेस मोटिव से। यही होता है आपका पीपीपी मॉडल। और इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं प्राप्त करवाना। अब अगला स्कीम है आपका स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। हिंदी में मैं इसको पढ़ देता हूँ, गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था यानी कि वर्ष 2020 में कोविड के टाइम, उसी समय ये लॉन्च किया गया था नेशनल पंचायती राज डे के दिन, 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। लाभार्थी कौन होते हैं इसमें? तो सभी ग्रामीण परिवार जिनके पास गांव में आवासीय संपत्ति है। आवासीय संपत्ति कहने का मतलब कि वो किसानी योग्य संपत्ति नहीं है। किसानी जमीन का बैंक में कोई वैल्यू नहीं होता है, वो बेचेंगे भी तो उसका रेट बहुत कम मिलेगा। लेकिन जो रेसिडेंशियल प्लॉट होता है गांव में, उसका वैल्यू जाहिर सा बात है वो ज़्यादा होता है। बैंक में आप जाइएगा तो उसके एवज में आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू है, बेचेंगे भी तो उनको फायदा होगा। पात्रता तो राज्य सरकार द्वारा चयनित गांवों का समूह। इसमें भी राज्य सरकार जो है वह विलेज के क्लस्टर्स को चुनती है। अब इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, क्या है इसका उद्देश्य। तो ग्रामीण संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व अधिकार देना। कहने का मतलब कि ग्रामीण लोग जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब जमीन है, जमीन के वो ओनर है, उसको क्या करना है, कानूनी तौर से उसका ओनरशिप दिलवाना है। दूसरा, ड्रोन सर्वे और जीआईएस मैपिंग से सटीक भूमि अभिलेख। देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ था, मैं मोटा तौर पे बता देता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि जमीन समय समय पे नगर निगम आती है और वो बने हुए मकान होते हैं, या फिर आपका वो उस पर मकान नहीं बना होता है। शहर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर कोई मकान नहीं है, पड़ती जमीन है, तो उसका वो लोग वो टेप लेके वो नापते हैं कि हाँ भैया इसका इतना ये लंबाई चौड़ाई है, ये यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद फिर सरकारी रोड है, तो ये नापने का क्या उनका उद्देश्य होता है, वो नाप के बेसिकली मैप में वो चढ़ाते हैं, मैप टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। लेकिन यही जो नापने तोलने का काम हो रहा है वो अब ड्रोन के थ्रू होगा। और जीआईएस मैपिंग, जीआईएस का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है जिसके तहत मैप को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा जीपीएस से। जीपीएस एक अलग चीज है, जीपीएस बहुत छोटा चीज है जीआईएस के कंपैरिजन में। नासा भी इसका इस्तेमाल करती है। तो ये मैप बनाता है। तो ड्रोन सर्वे से क्या हो गया, ऊपर से वो देख लिया गया कि हाँ भैया जमीन कहाँ से कहाँ तक है, और उसको डिजिटली वो रिकॉर्ड कर लेता है। इससे फायदा क्या होगा, तो जो प्रॉपर्टी है उसको फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और ग्रामीणों को बैंक ऋण दिलाने में मदद करता है। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, पहले वह जमीन उनका था, उन्हें पता नहीं था, लोग ऐसे ही बोल देते कि भैया ये कृषि का जमीन है, तो उसका जाहिर सा बात है वैल्यू कम होगा। लेकिन जब सरकार उसको डिक्लेयर कर दी कि नहीं,
ये एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, मतलब इस पे आप घर मकान बना के रह सकते हैं। तो उसका जाहिर सा बात है, आज 10 लाख रुपया कट्ठा है तो कल उसका 50 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा, तो उसको फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बना देता है। तब जाके उसको क्या करते हैं, जिसका भी वो जमीन है वो बैंक में उसको मॉर्गेज या सिक्योरिटी के तौर पे रख के वह लोन ले सकते हैं। इससे इसका क्या महत्व है, तो भूमि विवाद कम होगा। जाहिर सा बात है, जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा एक अच्छे तरीके से तो उसमें भूमि विवाद भी कम होगा। स्वामित्व स्पष्ट करता है, मतलब ओनरशिप को कंफर्म करता है कि हाँ इन्हीं का जमीन है और उसका एरिया इतना है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देने का कहने का मतलब कि जब वो प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया तो उससे जाहिर सा बात है लोग लोन ले ही सकते हैं उसको गिरवी रख के। ये रहा उसका ऑफिशियल लोगो। अब सबसे लास्ट जो स्कीम है आज के लेक्चर में वो हम लोग देखेंगे आयुष्मान भारत। तो इस स्कीम के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली लिखा जाता है, कई जगह PMJAY लिखा होता है या फिर AB, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये लॉन्च कब किया गया था? इसे अनाउंस किया गया था 2018 के केंद्रीय बजट में, लेकिन ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018। कहाँ से? तो रांची झारखंड से इसको ऑफिशियली तौर पे लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये जो PMJAY योजना है ये किस जगह से और किस डेट को लॉन्च किया गया था। तो 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। तो देखिए थोड़ा सा स्कीम के नाम से भी आप मंत्रालय का अंदाज लगा सकते हैं। ये जन आरोग्य योजना मेडिसिन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर फैसिलिटी से, तो जाहिर सा बात है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही इसे लॉन्च करेगी। कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें थोड़े से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। लाभार्थी कौन होते हैं, मतलब किनको लाभ प्राप्त होगा? तो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज। वल्नरेबल फैमिलीज कहने का मतलब कि उनको चोट जल्दी पहुंचाया जा सकता है, वो लोग बहुत कमजोर होते हैं। और यह डेटा उनको कहाँ से मिला है? तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस जो था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 का जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को सिलेक्ट किया गया, और जिसमें लगभग 10.74 करोड़ फैमिली को चुना गया। उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराना, ताकि गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती का खर्च वहन किया जा सके। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जब वो बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में, उसको एडमिट करने की स्थिति होती है, तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो क्या करती है, बोलती है कि भैया आप पहले पैसा जमा करिए तभी जाके इलाज होगा। दूसरा, तो उस स्थिति से बचने के लिए, मतलब उसका निवारण निकालने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं पर जेब से होने वाले खर्चे को कम करना। तो हर चीज इसमें कवर नहीं होता, कुछ पैसे पॉकेट से लग जाते हैं इसमें, इसीलिए इस जो पूरा पैसा है उसको खर्च को कम करता है, ना कि खत्म कर देता है। अब इससे जुड़ी हुई मुख्य विशेषताएं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला विशेषता है कि यह बीमा कवर प्रोवाइड करता है प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक द्वितीय यानी कि सेकेंडरी और तृतीयक यानी कि टर्शियरी अस्पताल उपचार के लिए। अब ये सेकेंडरी और टर्शियरी अस्पताल उपचार क्या होता है? तो अस्पताल उपचार जो होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला प्राइमरी या फिर बेसिक, दूसरा हो गया सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शियरी, जिसे तृतीयक बोल रहे हैं। बेसिक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति नहीं आती, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह, उसमें अस्पताल में वो एडमिट नहीं किया जाता, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं है। दूसरा जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक है, ऐसी बीमारी जिसमें अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, जैसे डेंगू में भी एडमिट होना पड़ता है, कोविड-19 से जो पेशेंट अफेक्टेड थे उनको भी एडमिट होना पड़ रहा था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, छोटा मोटा ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह, उसके लिए एडमिट होना पड़ रहा है, तब ये सेकेंडरी टाइप का उपचार होगा। इसमें क्या है, ये कवर होता है आयुष्मान कार्ड। और टर्शियरी यानी तृतीयक क्या होता है? ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जैसे कैंसर हो गया या फिर और भी कोई बीमारी जो बहुत बड़े लेवल की होती है और उसका इलाज जो है वो बेसिकली लाइलाज होता है। कई केसेस में इलाज हो रहा है तो वो इतना खर्चीला होता है कि कोई एक नॉर्मल इंसान भी वो ग्रस्त हो जाए, उससे परेशान हो जाए। तो ये बेसिकली 2 सेक्टर्स को कवर करता है। अब दूसरा इसकी विशेषता देखते हैं, तो कैशलेस और पेपरलेस उपचार पूरे भारत में मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी अस्पतालों में।
तो इसमें बेसिकली कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है और पेपरलेस, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं, पेपर वर्क बेसिकली होता ही नहीं है इसमें। और कैशलेस मतलब कि उसमें कोई नगद आपको नहीं देना है। जो भी फैमिलीज इसको ये कर रही है, अवेल कर रही है, वो सरकारी अस्पताल में भी जा सकती है। सरकारी तो खैर इसमें इम्पैनल्ड ही होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं इम्पैनल्ड होते हैं, लेकिन मोस्टली आज के समय में होने लगे हैं, क्योंकि एक तरीके का सरकार का भी गाइडलाइन है, उन्हें भी कुछ दिखाना होता है कि हम लोग भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। तो लाभार्थी का जो पहचान है वह आयुष्मान कार्ड यानी कि आधार से जुड़े हुए कार्ड, जिसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है। कोई पेशेंट रहा, उसके जो फैमिली रहे, उनको जो ये फैसिलिटीज लेना है इस स्कीम के अंतर्गत, उसमें वो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा क्या पेपर वर्क रहता है नहीं, बस जो सारा काम आयुष्मान कार्ड के थ्रू होता है, उसी में सारा डिटेल्स होता है। अब चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा 10 इंपॉर्टेंट स्कीम्स यानी कि योजनाएं। अब इस पे बेस्ड कुछ हम एमसीक्यू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट। कहने का मतलब कि ये जो प्रोग्राम था डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसके तहत कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि इसके तहत किसानों को मुफ्त चिकित्सा बीमा नहीं दिया जाता था। इसमें क्या है, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एनएसएपी, ये एक तरीके का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जो क्या किस चीज पे आधारित है, किस टाइप का सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बेसिकली गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करती है। तो हमने देखा था इसमें जो एल्डरली पीपल को, विधवा को, और जो डिसेबल्ड लोग थे, 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी थी, और वो लोग बीपीएल फैमिलीज बिलोंग करते हैं, तब उन्हें ये सब तरीके का स्कीम, मंथली पेंशन जो होता है वो प्रोवाइड कर रही थी। और इसके तहत हमने देखा था कि बिहार सरकार ने एक स्कीम, ये स्कीम क्या बेसिकली एक न्यूज़ दिया है, जिसमें 8 अगस्त 2025 को उन्होंने ये किया है कि नेशनल पेंशन जो स्कीम होगा, वो मंथली पेंशन इसके तहत 1100 रुपये प्रदान किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हर एमपी को कितने मॉडल विलेजेस 2024 तक डेवलप करना है। ये 2024 तक का डेटा पूछा जा रहा है कि एक एमपी को कितना ये गांव को डेवलप करना है, मॉडल विलेज बनाना है। मॉडल विलेज कहने का मतलब कि जो बेसिक उसमें फैसिलिटीज हैं वो पूरी अच्छे तरीके से वहाँ अवेलेबल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 गांव को। अब देखिए, इसका भी वर्गीकरण किया गया है, इसे हम लोग देखते हैं। 2016 तक एक आदर्श ग्राम को डेवलप करना था, फिर 2019 तक एक के अलावा 2 और को ऐड करना था, यानी कि 3 टोटल हो गए थे, और 2024 तक टोटल 8 आदर्श ग्राम को डेवलप करना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया 8 गांव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज रेंज फॉर एलिजिबिलिटी अंडर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तो ये बेसिकली विधवा पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि इसके लिए, इसके अंतर्गत जो पात्रता है वो आयु सीमा इसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीपीएल परिवार की विधवा जो महिलाएं हैं उनका एज होना चाहिए 40 to 79 ईयर्स। अब अगला क्वेश्चन है, ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है, सरकारी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है निश्चित, और गाइडलाइंस होते हैं। गाइडलाइंस कहने का मतलब कि दिशा निर्देश, ऐसा नहीं कि वह दिशा निर्देशहीन होते हैं कि हाँ भैया तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, जैसे मर्जी वैसे काम करो। एक गाइडलाइन के अंतर्गत वह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। अगला है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिवीजन के लिए, विच इज नॉट अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम्स। मतलब कि योजनाओं का वर्गीकरण का ये आधार नहीं है निम्नलिखित में से। तो प्रशासनिक आधार, जिसमें हमने देखा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, और तीसरा स्टेट स्कीम्स होते हैं। तो ये तो होगा ही। कवरेज एरिया, किस एरिया को कवर किया जा रहा है, क्या पूरे भारत में, या फिर किसी राज्य विशेष में, या फिर किसी और छोटे लेवल पे। तो ये तो वर्गीकरण का आधार होता है। सेक्टर कहने का मतलब कौन सा सेक्टर, ग्रामीण हो गया, या फिर कृषि हो गया, शिक्षा हो गया। तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग स्कीम्स आते हैं। तो ये सब आधार हैं वर्गीकरण का, योजनाओं का। लेकिन मतदान पैटर्न जो है, वोटिंग पैटर्न, यह एक आधार नहीं है स्कीम्स के क्लासिफिकेशन का, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना हमने देखा था कि ये सर्वेलेंस है आपका, वो जमीन का सर्वेलेंस किसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू। तो इसमें इसके बेसिकली बेनिफिट पूछ रहा है। तो इसका क्या मुख्य लाभ है कि यह ड्रोन मैपिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामित्व अधिकार ये सुनिश्चित करता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप ये कंफर्म करता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज अंडर
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि इसमें कितना का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी कि 5 लाख रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। प्रदान नहीं, उस इतना तक उसको फायदा मिल सकता है उस परिवार को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण, जी लिखा हुआ है तो ये ग्रामीण होगा। अगर यही PMAY के आगे यू लिखा हुआ है तो वह अर्बन मतलब शहरी हो गया। दोनों के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। द मिनिमम साइज ऑफ पक्का हाउस मस्ट बी, तो ये भी देखिए रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, स्कीम 1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिकली यही पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम्स ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पक्के मकान का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 स्क्वायर मीटर। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हम लोग देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये बेसिकली किसके माध्यम से काम करती है मुख्यतः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह। तो देखिए ये रिपीट मैंने क्यों रखा है, यह क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि देखिए आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको स्कीम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में तो आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी बार बार इसको समझाता हूँ। और देखिए प्राइवेट बैच में बेसिकली क्या होता है, वहाँ डाउट क्लियर होता है। लाइव जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ मैं पूछता हूँ सवाल कि हाँ आप इससे समझें, तो हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, आप समझ रहे हैं कुछ और। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लाइव बैचेस मैंने लॉन्च किए हैं, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये इंक्वायरी नंबर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।